नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा पहला पेपर है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स, आर्थिक अवधारणाएं विधियां, इसी के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे कुल औसत व सीमांत मूल्यों की अवधारणा। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था, इनके बारे में शॉर्ट में बताया था। यहाँ हम धन के कुल औसत और सीमांत मूल्य उत्पादन के क्षेत्र में हो सकते हैं, आय के क्षेत्र में हो सकते हैं, लागत के क्षेत्र में हो सकते हैं। हम तीनों को यहाँ अलग अलग अध्ययन करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने कुल औसत और सीमांत मूल्यों के बारे में आपको जनरल बताया था कि इनका अर्थ क्या है, कैसे निकालते हैं, अर्थशास्त्र में क्या उपयोग है। धन के इकोनॉमिक्स में कुल औसत और सीमांत मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। जब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, तो उसके अंतर्गत तो पूरे बुक के अंतर्गत ही इनका विशेष रूप से हम उत्पादन का क्षेत्र हो, जब मार्केट हम पढ़ें, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करें, सभी में कुल औसत और सीमांत मूल्यों की अवधारणा स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि उनका बहुत अधिक महत्व है। यूँ समझें, ध्यान रखिए कि अर्थशास्त्र की एक नींव है। और मैंने पिछले व्याख्यान में एक बताया कि जो आपका पेपर है ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स का, ये बहुत ही ईजी और आसान और सरल है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से दिया हुआ है कि यदि आपके पास +2 तक इकोनॉमिक्स यदि नहीं भी है, ध्यान रखिए, तो भी आप आसानी से कॉलेज में इस अर्थशास्त्र को आप समझ सकते हैं और बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो फर्स्ट ईयर से इनिशियल स्टेज से दिया हुआ है, आपको शुरुआत से दिया हुआ है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट हम अध्ययन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक बताया था, फल आत्म संबंध बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखिए वो भी। और जो कुल औसत सीमांत उदाहरण, जब आप जो इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट की किताबें हैं या कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वो बहुत वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और सरल भी हैं, ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक भी हैं। तो इसी संदर्भ में कुल औसत और सीमांत की अवधारणा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में किस प्रकार से कुल मूल्य से औसत मूल्य और सीमांत मूल्य निकालते हैं, अर्थात कुल उत्पादन किसे कहते हैं, औसत उत्पादन किसे कहते हैं, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, इनका आपस में क्या संबंध है और हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, उत्पादन फलन मैंने बताया आपको, जब सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे तो हमारा एक चैप्टर आएगा उत्पादन फलन का, जिसके अंतर्गत हम उत्पादन फलन किसे कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसे कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल क्या है, और एक उत्पादक जो होता है, उत्पादन करने वाला, वो अधिकतम लाभ की स्थिति में कब होता है, अर्थात जब वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता है, तो कौन सा बिंदु होगा। इन तमाम बिंदुओं को हम रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट रूप से समझेंगे। लेकिन यहाँ इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्पादन के क्षेत्र में जान के पहले कुल उत्पादन हम पढ़ेंगे। कुल उत्पादन का मतलब होता है टोटल उत्पादन, अर्थात एक फर्म के द्वारा, एक उद्योग के द्वारा जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके, उत्पादन के साधनों का जो प्रयोग करके जो उत्पादन किया जाता है, कुल उत्पादन किया जाता है, उसे हम टोटल प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, जब हम, मैंने बताया, बार बार कह रहा हूँ कि जब हम बाद में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो हम अल्पकालीन दीर्घकालीन के बारे में पढ़ेंगे, किसे कहते हैं। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कौन से साधन परिवर्तनशील है, कौन सा स्थिर साधन है, वो हम उस टाइम पढ़ेंगे। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि कुल उत्पादन का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके जो कुल उत्पादन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इक्वेशन के रूप में दर्शाऊंगा आपको, ध्यान रखिए। इनसे शॉर्ट में, बिल्कुल सरल रूप में, टीपी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, टीपी वालों कुल उत्पादन, यानी कि कई किताबों में क्यू दे रखा हो, क्यू बराबर फंक्शन ऑफ, या हम देख लेते x1 x2 x3 xn तक दे दिया। ठीक है, कई हम यहाँ एस लाइन निकाल देते हैं, ध्यान रखिए। तो ये क्या है, हम जब पढ़ेंगे ना आगे, जो आपको एक ही चीज़ के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ हम भी देख रहे हैं कि टीपी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल। देखिए, एन के टी एल का मतलब क्या है, ये उत्पादन के साधन है। एन रोजगार, के कैपिटल, तकनीकी, एल का मतलब लेबर, ये उत्पादन के साधन है। और ध्यान रखिए, आप वापस पहुंच जाइए फलात्मक संबंध के बारे में। मैं बताया था आपको कि ये फलात्मक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, ध्यान रखिए, वही है। मैं आपसे पूछूं कि उत्पादन के साधन स्वतंत्र चर हैं या आश्रित चर हैं, ठीक है, तो एकदम से कहोगे हमें पढ़ाया नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो फलात्मक संबंध था, जो फंक्शन रिलेशन जो मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी हम इक्वेशन को देखें, एक समीकरण को समझने के लिए उसका विशेष महत्व है। और आप देख लीजिए,
यहाँ पर वो समीकरण आकर मैंने बताया था उस टाइम आपको कि बराबर के निशान के दाहिनी तरफ की राशि स्वतंत्र चर होती है, चाहे कुछ भी हो। तो इधर की क्या है, यानी कि ये स्वतंत्र है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उत्पादन के साधनों के प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। तो मैं लिखा टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन की टी, यानी उत्पादन के क्रम से साधन है, ध्यान रखिए। और ये मैंने ये क्यू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 क्या लिखा, यानी ये भी उत्पादन का साधन है, x1 x2 के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। x का मतलब फलन है, ठीक है, q का मतलब है कोई कुल उत्पादन है, ध्यान रखिए। और ये मैंने लाइन इसलिए निकाल दी, ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील है, बाकी साधन स्थिर हैं, ठीक है। ये स्थिर परिवर्तनशील का चक्कर क्या है, हालांकि जब हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अल्पकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में क्या होता है। खैर, तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुल उत्पादन, ये इसका अर्थ हो गया कुल उत्पादन। और इसके बाद है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन। और मैंने बताया आपको कि कुल उत्पादन में साधन की मात्रा का, कुल मात्रा का भाग देंगे तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होता है। मैंने लिखा टीपी अपॉन एल, ठीक है, साधन मात्रा। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन बटे एल का मतलब श्रम, जाने की साधन। इसको जरूर नहीं है, मैंने बताया कि एल ही लिखें, हम के को माने क्या लिख देंगे, ठीक, और कुछ माने तो लिख देंगे एल, इसलिए कि हमने एल इसको परिवर्तनशील साधन माना है, ठीक है। तो ये एल एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी उत्पादन में कैसे प्राप्त होता है, औसत कैसे प्राप्त होता है, सीमांत कैसे प्राप्त होता है, इस बात का अध्ययन यहाँ करेंगे। और मैं आपको इतना सरल तरीका बताऊंगा, हालांकि मैं आपको हर व्याख्यान में बताता हूँ कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हमारा जो आर्ट्स संकाय है उसमें इकोनॉमिक्स सबसे आसान और सरल सब्जेक्ट है। उसी की वानगी यहाँ से मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि टेबल कैसे बनाएंगे, तालिका कैसे याद करेंगे। ताकि मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा याद करने का इसको कि आप आसानी से पूरी टेबल आसानी से बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको एक नहीं, इसके 50 एग्जाम्पल आप आसानी से तैयार कर सकते हैं इस उत्पादन तालिका का, जो कि एक अल्पकालीन उत्पादन फलन को दर्शाता है, ठीक है। खैर, तो ये हमारा औसत उत्पादन कहलाता है। इसके बाद सीमांत उत्पादन, यानी कि सीमांत का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, कुल उत्पादन परिवर्तन बटे साधन मात्रा में परिवर्तन, सीमांत उत्पादन कहते हैं। इनका अर्थ में क्यों बता रहा हूँ, अर्थ इसलिए बता रहा हूँ कि तो हम तालिका तैयार करेंगे, ध्यान रखिए तालिका में इनका विशेष महत्व है। और यहाँ त्रिभुज का प्रयोग मैंने क्यों किया, आपको पहले बताया था, डी का प्रयोग हमने किया अवकलन में, यहाँ त्रिभुज, ठीक है, सीमांत मूल्य है, परिवर्तन मूल्य है, तो किससे, तालिका से निकालेंगे हम, ध्यान रखिए तालिका से निकालेंगे। तो ध्यान रखिए कुल औसत सीमांत की क्या उदाहरण है उत्पादन के क्षेत्र में, हम दिखाना क्या, हमको इनका अर्थ यदि समझ में आ गया तो हम उस अर्थ के आधार पर एक तालिका बना लेंगे आसानी से। उस तालिका में हम जो आंकड़े हमारे आएंगे वो निकाल लेंगे, और उन आंकड़ों को जब हम डायग्राम पर रखेंगे तो एक फलन बन जाता है, डायग्राम बन जाता है, रेखाचित्र बन जाता है। यानी कि वो रेखाचित्र इस तालिका से बनता है। तालिका कहाँ से बनती है, तालिका हमको थ्योरेटिकल याद करनी पड़ती है, एक बार समझ के कि इन का मतलब अर्थ यह है, फिर आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, तालिका की कैसे प्राप्त हुई है। रखिए मैंने बताया आपको कि एक ऐसा एग्जाम्पल हम बनाएंगे आसानी से, आप तो इसके 50 एग्जाम्पल तैयार कर लोगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनका अर्थ। अब आते हैं तालिका, ठीक है, ये तालिका ध्यान रखिए। और ये तालिका में क्या बता रहे हैं, तालिका ध्यान रखिए, यह तालिका उत्पादन फलन की तालिका है, अर्थात इस तालिका में हम कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं का अध्ययन करेंगे। यानी कि एक तो एक उत्पादन फलन जो ये है हमारा, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है, ठीक है। अल्पकालीन का मतलब क्या है, मैंने बताया कि यहाँ केवल एक साधन परिवर्तनशील है और कम से कम एक साधन स्थिर है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, एनकेटीएल में हमने केवल एल को परिवर्तनशील मान लिया और बाकी साधनों को कांस्टेंट मान लिया कि हमारा शॉर्ट टर्म के अंतर्गत, यानी कि कुछ अल्प समय में हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि उनको मात्रा में वृद्धि कर सके, हमारे पास पूंजी नहीं है, तकनीकी नहीं है, कैपिटल नहीं है, अर्थात एक शॉर्ट टर्म के लिए केवल उत्पादन का एक ही साधन हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं लिख दिया 1 से 8 तक काउंटिंग लिख दी, ठीक है। अब हमको निकालना है टीपी एनपी, उदाहरण मैं इसको मिटा देता हूँ, लोग आप सोचोगे मैंने इसमें उतार लिया पहले, ठीक है, अब मैं मिटा दिया, ठीक है। ध्यान रखिए एक चीज का ध्यान रखिए कि जो हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, इस वक्त इसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं।
और इसके अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट है, जो आप उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ते हो ना, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखिए। इसकी कॉन्सेप्ट यह है कि उत्पादन का एक साधन कम से कम स्थिर रहता है, और एक साधन जैसे हम श्रम मान रहे हैं, इसकी मात्रा में लगातार वृद्धि करने से, ध्यान रखिए, इस पूरे के अंतर्गत आपको मैं एक लाइन ही याद करूंगा, उस लाइन से हम आसानी से निकाल लेंगे कि उत्पादन का साधन जो श्रम है, इसकी मात्रा में लगातार वृद्धि करने से कुल उत्पादन पहले धीमी गति से बढ़ता है। कुल उत्पादन पहले धीमी गति से बढ़ता है, फिर तेजी से बढ़ता है, और फिर अधिकतम होकर घटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी कुल उत्पादन, ध्यान रखिए, कुल उत्पादन पहले बढ़ेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, कुल उत्पादन हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये उत्पादन से श्रम की मात्रा है। ठीक है, कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन का तेजी से बढ़ना, फिर धीमी गति से बढ़ना और घटना प्रारंभ होने का मतलब क्या है, ध्यान रखिए। जब कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। कुल उत्पादन का धीमी गति से बढ़ने का मतलब क्या है, सीमांत उत्पादन घटता है। और कुल उत्पादन में कमी होने का मतलब क्या है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक रहता है। ठीक है, यानी एक बार दोबारा फिर बता देता हूं आपको कि उत्पादन के साधन जो हमारा है श्रम, उत्पादन का साधन जो है पूंजी, कैपिटल में साइलेंट मान दिखा नहीं रहा के, शुरू से आगे तक 10 मान लीजिए कांस्टेंट है। उत्पादन का एक साधन स्थिर, एक साधन परिवर्तनशील है, इसको तो कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, इसको इसके मात्रा में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने बताया आपको कि कुल उत्पादन पहले तेजी से बढ़ेगा। तेजी से बढ़ेगा मतलब क्या है कि उसका जो गैप आएगा ना बीच का, वो ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा गैप। ठीक है, उसके बाद कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ेगा, मतलब क्या है कि जो गैप आएगा वो घटता जाएगा। उत्पादन तो बढ़ेगा, गैप घटता जाएगा, मतलब क्या है, परिवर्तन उसका चेंज, यानी सीमांत मूल्य। फिर सीमांत मूल्य कुल उत्पादन घटेगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे सीमांत से, यानी आसान तरीका है याद करने का। इसको मान लो 10 20 30। कुल उत्पादन तेजी से बढ़ना मतलब क्या है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि होना, हो गया। कुल उत्पादन का घटना यानी कि कुल उत्पादन का धीमी गति से बढ़ना मतलब सीमांत उत्पादन का घटना। 20 10 है ना, मैंने 10 का काउंट नहीं दी, 10 20 30 फिर कम कर दिया, 20 10 और 0 कर दिया। तो मैंने कहा इसके बाद में सीमांत उत्पादन का घटना, -10 और -20। यानी कितना, देखो आसान एग्जाम्पल है। इसकी जगह ध्यान रखिए, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आप लोगों को सब बताते नहीं, लेकिन मैंने आप ये क्यों लिखा है इतना आसान, यानी कि इसलिए लिखा है कि सबसे सरल एग्जाम्पल है और हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं सरल। इसकी जगह आप लिख सकते हो 6 8 10। ठीक है, बढ़ेगा तेजी से, 8 6 4 या 2 0 -1 -2 या -2 -4, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल बना लीजिए। ध्यान रखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगी कि सीमांत पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस में होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए ये याद करने का तरीका है। सीमांत कैसे याद करते हैं, कुल से हम सीमांत याद करते हैं। तेरा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एल, आप होगे सब, कुल तो हमने ज्ञात नहीं किया, सीमांत पहले लिख लिया। ठीक है, ध्यान रखिए ये इसको याद करने का तरीका है, अर्थात कॉन्सेप्ट इसकी ये है कि कुल उत्पादन पहले तेजी से बढ़ता है। ठीक है, और ध्यान रखिए टीपी बराबर क्या होता है, सीमांत उत्पादन का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है, अर्थात इनका हम परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, ये एमपी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल होता है। ठीक है, क्या करेंगे 10, ठीक है, और 10 ये 2 का टोटल, ये 10 और ये 30 60 80 90 90 80 60 10 30 60 80 90 90 80 60। आपको भी कैसा गया, यानी कि सीमांत में कहा, सीमांत का योग ही कुल उत्पादन होता है, जब कुल उत्पादन परिवर्तन बटे उत्पादन के साधन की मात्रा में परिवर्तन का इसे हम भाग देंगे तो सीमांत उत्पादन आ जाएगा। ठीक है,
ये मैंने पहले लिख दिया, इसके आधार पर निकाल दिया, यानी कि सरल रूप से याद करने के लिए। बाकी होना क्या चाहिए, ये लो। अब याद कीजिए टीपी इक्वल टू डेल्टा टी के अपॉन डेल्टा एल, यानी कि डेल्टा एल कितना है, शुरू से आखिर तक एक एक है, तो किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे उत्तर वही आएगा, इसलिए इसका परिवर्तन चेंज किसे कहते हैं, डेल्टा टीपी 10, जीरो माइनस 10, 30 माइनस 10 बराबर 20, 60 माइनस 30 बराबर 30, 80 माइनस 60 बराबर कितना होगा, 80 माइनस 60 20, 10 जीरो माइनस 10 और माइनस 20। देखिए मैंने जो शुरू में लिखा था, आप देखा होता आपने, वो उत्तर आ गया, जो मैंने शुरू में लिखा था वही आ गया, 10 20 30 20 10 0 माइनस 10 माइनस 20, कुल का परिवर्तन सीमांत, सीमांत का योग कुल, कर लीजिए कैसे भी, ठीक है। तो ये आसानी से हम इस प्रकार से कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन निकालते हैं। और औसत तो कोई दिक्कत नहीं है, औसत का मतलब है टीपी अपॉन एल, एक ये रहा टीपी, ये आपका एल रहा, 10 में 1 का भाग दिया कितना हो गया 10, 30 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 15, 30 में 60 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 20, 20 तो 80, 18 में 90, 6 90 में 6 का भाग देंगे 6 15 से 90, 7 का 80 में भाग देंगे कितना आ गया 7, तो 1 7 7 उसके 3 7 चौक 28, ठीक है, उसके 2 3 कर देते हैं, तो 8 का 56 4 0 40, ये हमारा आ गया एमपी आ गया, ठीक है। ये इसके साथ होगा, ये इसकी मात्रा लगातार वृद्धि की, सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ा, या इस तरह से कुल उत्पादन बढ़ा। पहले 30 से बढ़ने का मतलब क्या है कि 20 का गैप बढ़ता जाएगा, 10 के बाद 30 20 का अंतर है ना, तो अब अंतर ज्यादा आएगा, 30 के बाद 60 30 का अंतर है, यानी कि कुल उत्पादन तेजी से बढ़ने का मतलब क्या है, गैप बढ़ता जाना। उसके बाद कुल उत्पादन का धीमी गति से बढ़ना मतलब क्या है, उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन 60 से 80 80 से 90 हो गया, लेकिन धीमी गति से बढ़ेगा, तो 60 80 90 गैप कम होता जाएगा, अधिकतम हो गया और फिर घटना प्रारंभ होगा 80 60 माइनस में आ गया। तो ये इसकी कॉन्सेप्ट है, देखिए जो मैं आता है आपको इसी कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम डायग्राम रख देंगे, इनमें संबंध क्या है ये डायग्राम बता रहा है, कॉन्सेप्ट देंगे। टीपी एक बार देख लीजिए, एक मैक्सिमम कितना है 90 हमारा 6 पे 90 हो गया, और 5 में 90 है, 4 पे 80, 3 पे 60 30 10, ये 1 पे 10 होगा, ये 80 और 60, ठीक है। एमपी का मतलब क्या नाम रखिए, ये मैक्सिमम हो यहाँ होगा 6 पे मैक्सिमम है, टीपी जहाँ मैक्सिमम है, एमपी देख लीजिए 10 से 10 के बाद 20 20 के बाद 30 30 के बाद वापस 20 आ गया, 4 में 20 20 के बाद वापस 10 आ गया, 5 में 6 में 0 आ गया, 0 माइनस माइनस एमपी आपका जो हो गया एमपी हो गया। एमपी का 10 से स्टार्ट है, 10 15 मैक्सिमम कितने पे है, दोनों बराबर कितने पे है 20, 1 2 3 4, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे डायग्राम सिंपल।
जब मैक्सिमम होता है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए इसमें क्या है, ध्यान रखिए इसकी कुल औसत और सीमांत पद में संबंध क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो मैंने कहा कि डायग्राम के बारे में आपको पहले बताया था कि डायग्राम का हम वर्णन जो करते हैं, जो डायग्राम हम वर्णन क्या करते हैं कि डायग्राम में कैसे बनाया और डायग्राम क्या दिखा रहा है। डायग्राम कैसे बनाया ये हम लिख देंगे, दिखा क्या रहा है ध्यान रखिए, डायग्राम में दिखा रहा है ध्यान रखिए, पहला जहां टीपी मैक्सिमम है, ध्यान रखिए ये टीपी या मैक्सिमम है, वहां क्या है एमपी इक्वल टू 0। ध्यान रखिए डायग्राम बता रहे हैं, इसमें देख लीजिए टीपी मैक्सिमम ये रहा, एमपी 0, जहां टीपी मैक्सिमम एमपी बराबर 0 और एपी बराबर घट रहा है। इसके बाद में क्या है, यानी इसके बाद यहाँ टीपी घट रहा है, एमपी बराबर माइनस में है और एपी भी घट रहा है। दूसरा संबंध है जब टीपी जो हमारा है यानी कि घटता है तब एमपी बराबर माइनस में, एपी बराबर ये भी घटता है, यानी कि डायग्राम बता रहा है टीपी घट रहा है, एमपी माइनस में गया, ठीक, एपी भी घट रहा है। ध्यान रखिए एपी कभी भी 0 नहीं होगा। तीसरा संबंध क्या है, यानी कि डायग्राम को देख के बताइए आप डायग्राम में। तीसरा संबंध ये अब शुरुआत कर लेते हैं, पहला वाला कारण में क्या है, जब टीपी बढ़ता है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, यहाँ एपी भी बढ़ रहा है, ठीक है, और एमपी जो हमारा है बढ़ के घटना कर्म हो जाता है। एक बात याद रखिए, जहां पर हमारा एमपी बराबर एपी है, जहां हमारा एमपी बराबर एपी है, यानी कि वहां हमारा क्या है, एपी बराबर मैक्सिमम है, अधिकतम है, यानी कि ये इसकी कॉन्सेप्ट है जो हमने तालिका बनाई, डायग्राम में रखा, डायग्राम क्या दिखा रहा है ये हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि सभी डायग्रामों में आपको ऐसे ही इसको करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से इसको देख कर सकते हैं। कुल औसत सीमांत के दौरान जो हम कैसे ज्ञात करते हैं तालिका के द्वारा, डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, डायग्राम क्या दिखा रहा है, संबंध क्या है, ये हम इसको देख के बता सकते हैं। आसानी से आप 1-2 बार पढ़ेंगे हमारे समझ में आ जाएगा, कि ये आगे तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके काम आएगा, आपके लेवल के हिसाब से आपको सरल सा एग्जाम्पल आपको बताया, समझ से याद कर सकते हैं। थैंक यू।